अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी सर। तो मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैंने असाइन किए थे। उसमें से किसी में आप लोगों को प्रॉब्लम है तो पूछ लें पहले, उसके बाद वो कराने के बाद मैं आगे स्टार्ट करूंगा। सर आपने तो मुझे क्वेश्चन डेडलाइन नंबर मंडे की दी। 26 नहीं समझ आ रहा। सॉरी, जिन्हें प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन नंबर लिख दें। सेम मुझे भी समझ नहीं आया। सर क्वेश्चन नंबर 26 का मेरा आंसर 300 केल्विन आ रहा है, लेकिन इसमें जो बुकलेट में आंसर है वो 600 बी सही दिया हुआ है। 26 की वजह ये है कि वो अक्सर इसमें बच्चों की एक ही गलती होती है, आपकी भी वही गलती हुई है कि आपने आयोडीन जो लिया है ना, उसमें आपने मास 127 लिया उसके मोल्स निकालते हुए। आयोडीन वेपर जो होते हैं वो I2 होता है, उसमें आपको 2 का मास लेना है 254, इसलिए आंसर में 1:2 का रेशो आ रहा है आपका। हाँ मैंने यही लिया है, मैंने 127 लिया है। कोई मसला नहीं है, हर साल बच्चे ऐसा करते हैं। अच्छा जी, तो एक बच्चा पूछ रहा है 8 पूछ रहा है, और एक बच्चा क्या पूछ रहा है? अब 8 तो पहले ही सवाल था कल। 12 जी जूबिया, माइक अनम्यूट करें। क्या हो गया 8 में? सर मैंने जो कैलकुलेशंस किए हैं उसके हिसाब से तो मेरा आंसर डी आ रहा है। तो बेटा आपने भी ऑक्सीजन को 16 ले लिया ना? जी सर। ऑक्सीजन गैस 32 होती है ना बेटा, मास 0.96 के बाद MR की जगह 16 लिखा है ना आपने। वर्किंग जी देखें अपनी, सर। 32 करें, सही हो जाएगा, शिफा होगी इंशाल्लाह। सर और कौन था भाई? क्या 11 कौन सा? 12 पूछ रहे थे? नहीं, कौन पूछ रहा था? हाँ भाई 11 कौन पूछ रहा है? माइक अनम्यूट करो। 11 पूछ रहा है, I2 लिख रहा है वो, उसमें कल से 12 लग रहा है वो बता रहा है I2 है, लग रहा है 12। कोई और सवाल है किसी का? नो सर। अच्छा जितने सर सवाल मुझे हैं लगा डेडलाइन मंडे को था तो नहीं, वो तो थ्योरी क्लासेस, थ्योरी क्वेश्चंस किए ना बेटा, सर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट चैप्टर के। बैक। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को क्लियर सुना करें। अपना 10-15 MCQs दिए हैं, आधे घंटे का काम भी नहीं है। रोज केमिस्ट्री का 1 घंटा तो पढ़ना ही है ना आपने। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, अच्छा आपने ना जहां पर आप क्लास में नोट्स बना रहे थे वहां एक पेज छोड़ दें आप आगे पीछे, क्योंकि अभी ना 4.1 में एक छोटी सी बात रहती है, वो सिर्फ एक पेज आगे पीछे पे आ जाएगी, वो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज से आपने ये सब टॉपिक पढ़ना है 4.2 बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। अभी आपने कुछ नोट्स कॉपी नहीं करना है, इसके पूरे बनाए बनाए नोट्स ना मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ, तो समझना है इसको। बाद में आप इसको कॉपी में बना लीजिएगा उस पूरे टेबल को, बहुत बड़ा सा टेबल है। अच्छा 55 पूछ रही है समिता, 55 का आंसर क्या है? कह रही है 55 का आंसर नहीं दिया वो, कह रही है। सर देखते हैं। फिफ्टी फाइव बेटा रिपीट हुआ है ना, पहले ऊपर भी था ना ये सेम क्वेश्चन, इसलिए नहीं दिया हुआ आई थिंक। आपने MR निकाला होगा, कितना आ रहा है आपका MR? सर आर्गन होगा, इसका ए आ रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। रिपीट हुआ है ना क्वेश्चन, इसलिए नहीं दिया, पहले ऊपर भी आया भाई। 40 MR आ रहा होगा ना आपको, MR को जब सब्जेक्ट बनाया होगा आपने, यस। बस वही है, ओके सर। ठीक है, इसलिए नहीं दिया हुआ। अच्छा जी, चलें अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। इसमें हमें ये पढ़ना है कि आपने 4 तरह के सॉलिड स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं सिलेबस में। ए जाइंट आयनिक, आयनिक कंपाउंड जिसे कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आयनिक कंपाउंड, ये सॉलिड होते हैं।
आपने इनके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है कि इनका स्ट्रक्चर किन चीजों से बना होता है, किस तरह के पार्टिकल से बना होता है, उसमें किस तरह की फोर्सेज होती हैं, ठीक है। दूसरा आपने डिस्क्राइब करना है जाइंट मॉलिक्यूलर, जिसमें आपने डायमंड, ग्रेफाइट और सैंड पढ़ा है, ठीक है। इसमें से ग्राफीन इन्होंने इस साल रिमूव कर दिया, पिछले साल तक ग्राफीन भी था, ग्राफीन इन्होंने रिमूव कर दिया। बहरहाल मैंने नोट्स में ग्राफीन डाला हुआ, पिछले साल ग्राफीन था, इस साल मुझे नोट्स सिलेबस में ग्राफीन नहीं दिख रहा। कोई ओ लेवल वाला है, सैंड, डायमंड, ग्रेफाइट और सैंड। और फिर है जाइंट मेटालिक, उसके अंदर है मेटल। मेटल कैसा होता है, जैसे कि कॉपर का स्ट्रक्चर बताते हैं आप इन्हें। तो पहले मैं ओ लेवल कंटेंट जल्दी पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा कि आपको पता चल जाए कि हाँ ये ओ लेवल कंटेंट ही है। डी के अंदर सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर नया कंटेंट है जो आपने नहीं पढ़ा ओ लेवल में, कि आयोडीन का सॉलिड स्ट्रक्चर आपने ओ लेवल में नहीं पढ़ा है। आपने बकमिंस्टर फ्लोरीन C60 का सॉलिड स्ट्रक्चर ओ लेवल में नहीं पढ़ा है, और आइस का सॉलिड स्ट्रक्चर आपने ओ लेवल में नहीं पढ़ा। तो पार्ट बी आपके लिए नया है, ए, सी और डी बिल्कुल भी नया नहीं है। तो ए, सी और डी मैं पहले ओवरव्यू कर रहा हूँ, और फिर पार्ट बी की भी आपको लॉजिक समझ में आ जाएगी। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपने डिस्क्राइब एंड इंटरप्रेट एंड प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। कह रहे हैं ये जो इनके अलग अलग तरह के फिजिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, जो इनकी अलग अलग तरह की आप बॉन्डिंग पढ़ेंगे, उससे बताएं कि इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर हुआ है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे क्या असर है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर के ऊपर क्या असर है। तो मैं एक पूरा टेबल बनाऊंगा 1 और 2 का। 1 और 2 का जो टेबल होगा वो एक्चुअली पॉइंट 3 बन जाएगा। पॉइंट 3 के एग्जामिनर आपको इसी तरह के टेबल बना के देगा, और आपको बताना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर कौन सा है। आपको उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और सॉल्युबिलिटी दे देगा, और आपको पहचानना होगा ये किससे मैच होती है बातें। तो लेट्स गो ऑन टू दिस टेबल। पॉइंट याद करने होंगे या वो जब क्वेश्चन करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आपने भी कॉपी कुछ नहीं करना है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। ये देखें, ऊपर मैंने सिलेबस कॉपी कर दिया है, यहाँ पे नीचे ये टेबल है हमारा। इसमें हेडिंग्स देख लें। मेन हेडिंग में सबसे पहले हमारे पास है टाइप ऑफ लैटिस एंड बॉन्डिंग, लैटिस के टाइप ऑफ बॉन्डिंग। फिर उसके बाद हमारे पास है उसकी डायग्राम। डिस्प्ले का मतलब उसकी डायग्राम समझ लें आप। और फिर आपने उसका क्या पढ़ना है भाई, मेल्टिंग पॉइंट। फिर आपने पढ़नी है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, और फिर आपके पास है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। पानी में सबकी सॉल्युबिलिटी। तो देखें ये जो स्ट्रक्चर सबसे पहले डायग्राम बनी हुई, डायग्राम पे डायरेक्ट फोकस करें। ये NaCl का स्ट्रक्चर है। इसके बारे में मैंने लेफ्ट पे बताया हुआ है कि इन्हें हम कहते हैं जाइंट आयोनिक लैटिस। इनका नाम होता है जाइंट आयोनिक लैटिस, ठीक है। दे आर कॉल्ड जाइंट आयोनिक लैटिस। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर NaCl और MgO का सेम होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी सेम होता है। बस अगर आप सोडियम आयन हटा के यहाँ Mg2+ लिखते हैं और Cl आयन हटा के O2 नेगेटिव लिखते हैं, यहाँ पे मैंने आयन्स लिखे हुए हैं, तो यही स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें क्या होता है, आपको लैटिस ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस दिखेंगे, बहुत सारे कैटाइंस और बहुत सारे एनाइंस दिखेंगे।
bonded together by strong electrostatic forces. इनके बीच आपको strong electrostatic forces of attraction दिखेंगी जिन्हें हम ionic bonds कहते हैं. Strength of these forces यानी कि जो ionic bonds हैं इनकी जो strength है, strength of these forces का मतलब था ionic bonds. ionic bonds के अंदर ionic bonds की जो strength है depends upon charges of these ions. ठीक है, charges of ions पे depend करती है. And inversely on ionic radius. अगर आयन छोटे होंगे तो उनके आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे, आयन्स बड़े होंगे तो उनके आयनिक बॉन्ड्स वीक होंगे. ठीक है, दिस इज व्हाट दिस पॉइंट मींस. डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन डायरेक्टली चार्जेस जितने ज्यादा होंगे आयन्स के उतना आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे, आयन जितने छोटे होंगे उतने आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे. अब सबसे थर्ड कॉलम पे आ जाएं आप, मेल्टिंग पॉइंट पे. आपने ओ लेवल में पढ़ा होगा कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू जाइंट स्ट्रक्चर विद लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स. तो वो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. ये स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जाइंट स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, जाइंट स्ट्रक्चर होता है उनके अंदर स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इसके अंदर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ओनली मोल्टेन और एक्वस. जब ये एक्वस होते हैं या मोल्टेन होते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. ठीक है, उसके अलावा नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते. ठीक है, दूसरी है बाय मूवमेंट ऑफ आयंस. आयंस की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये किसी और चीज की वजह से नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट. डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड. ठीक है, जब ये सॉलिड होते हैं तो आयंस फिक्स्ड होते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत. ये सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट अगर आप याद करें तो ज्यादातर ये पॉइंट्स आपके ओ लेवल्स के हैं. इसी तरह सम आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सम आर इनसॉल्युबल. इसके अंदर सॉल्युबिलिटी टेबल होता था आपके पास. इसकी एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल आपने पढ़ी होगी, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल. सॉरी, यानी कि जिसके एंड में नाइट्रेट लगा हो वो सॉल्युबल होता है. या आपने पढ़ा होगा मोस्ट कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल. इस तरह की बातें. तो वहां से आपको देखना पड़ता है इनमें से कौन सॉल्युबल है कौन इनसॉल्युबल है. मोस्ट कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल या ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल. इस तरह का पूरा एक टेबल है आपके पास. ये पहला पॉइंट क्लियर है बेटा, जाइंट आयनिक लैटिस. जी सर. इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये आपने ओ लेवल में चीजें पढ़ी हुई हैं सारी. नेक्स्ट इज जाइंट कोवलेंट. जाइंट कोवलेंट में हमारे पास आ रहा है भाई, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है डायमंड. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है ग्रेफाइट. डायमंड भाई जो है हमारे पास ये रहे.
डायमंड का स्ट्रक्चर है। इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने साइड में लिखी हुई है। ये जो ब्लैक कलर से शो हो रहे हैं ये कार्बन हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि डायमंड is an element ठीक है, made up of carbon atoms only। इसमें सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं जो कि ब्लैक डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं। इसका क्या होता है, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है विद नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, ईच कार्बन बॉन्ड्स विद 4 अदर्स। हर कार्बन 4 दूसरों से जुड़ा हुआ होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, ठीक है। इसका एक कार्बन एटम 4 दूसरों से जुड़ा हुआ होता है डायमंड के अंदर। कंपेयर टू दैट ग्रेफाइट थोड़ा डिफरेंट है। ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, इट इज ऑल्सो मेड also an element and made up of कार्बन एटम्स। कार्बन एटम से बना हुआ होता है only, ठीक है। इसके अंदर होते हैं आपके हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होता है इसका। Each carbon is bonded with 3 other carbon atoms। हर कार्बन इसमें 3 दूसरों से 3 अलग से जुड़ा हुआ होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, वीक बॉन्ड्स होते हैं इसके लेयर्स के बीच, और उसके लेयर्स के बीच वीक बॉन्ड्स होते हैं जिन्हें वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर सॉफ्ट एंड स्लिपरी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है सैंड। ये सैंड का स्ट्रक्चर बना हुआ सामने, इसमें रेड कलर से जो डॉट हैं ये सिलिकॉन है, और ब्लैक कलर से जो डॉट है सॉरी सिलिकॉन है, ब्लैक डॉट्स, ठीक है। और जो रेड कलर से डॉट है वो आपके ऑक्सीजन एटम है। तो इसमें क्या होता है कि सिलिकॉन इज अ कंपाउंड, वो एलिमेंट नहीं है, मेड अप ऑफ अ, ये जाइंट कंपाउंड, इट्स नॉट अ जाइंट एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है, इट्स अ जाइंट कंपाउंड मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर सिमिलर टू डायमंड, देखने में डायमंड जैसा होता है, पर इसके अंदर हर कार्बन एटम 4 ऑक्सीजन से जुड़ता है और एक ऑक्सीजन एटम 2 सिलिकॉन से जुड़ता है। ये नेटवर्क आपको पता होना चाहिए कि इनमें रेशो क्या है, कि एक सिलिकॉन एटम 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन एटम 2 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, तो रेशो इनका जो है वो 1:2 बनता है, जिसको हम इस तरह भी लिखते हैं, SiO2 भी लिखते हैं, भी लिखते हैं।
ठीक है, इन सबका ना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में एक ही बात डिस्कशन है सबकी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। नहीं, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को नहीं आते आपको। वो ये है कि ऑल जॉइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, जिसमें डायमंड, ग्रेफाइट, सैंड एंड ग्राफीन सब शामिल हैं, हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। उसकी वजह ये है ड्यू टू नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स इन देयर स्ट्रक्चर। बस सब में सेम आंसर है, मेल्टिंग पॉइंट सबका हाई है, इसमें किसी का लो किसी का हाई, कोई ऐसी वजह नहीं। बट व्हेन यू डिस्कस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो वो अलग है। डायमंड और सैंड डू नॉट conduct electricity as they don't have mobile electrons। ठीक है, उनके फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। डायमंड और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ग्रेफाइट एंड ग्राफीन आर गुड कंडक्टर्स। ग्रेफाइट और ग्राफीन करते हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रेफाइट और ग्राफीन के पास। इनमें से कोई भी पानी में सॉल्युबल नहीं है, सबके सब पानी में इनसॉल्युबल है, ऑल आर इनसॉल्युबल। ऐसी कोई वो बात ही नहीं है कोई सॉल्युबल है कोई इनसॉल्युबल है, सबके सब सॉल्युबल इनसॉल्युबल, सारे के सारे जाइंट। अच्छा, ये जो ग्राफीन है ना, ये पहले सिलेबस में था, अब ये रिमूव हो गया है, अब इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो कैसे मैं डले रहने देता हूँ यहाँ पे, पर अब सिलेबस में इसमें से इन्होंने इसको रिमूव कर दिया, अब इसकी जरूरत है नहीं आपको। जब लिखा हुआ नहीं है तो हटा ही दो, फालतू में जगह दे रहा है। ठीक है भाई, ऐसी जगह नहीं है। अच्छा, ये आपके नोट्स हो गए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जाइंट मेटालिक में। मेटल बहुत आसान है, पहले बात उसको जाइंट मेटालिक स्ट्रक्चर्स। जाइंट मेटालिक स्ट्रक्चर इसको आप कहते हैं। जैसे कि सिलेबस में कॉपर की एग्जाम्पल आती है, कॉपर की एग्जाम्पल करें। उसमें क्या होता है, मेटल्स के बारे में ये बात मशहूर है कि मेटल्स आर पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के अंदर पॉजिटिव आयंस होते हैं, उनके आसपास इलेक्ट्रॉन्स का समंदर होता है। ये मैंने इसलिए कॉपर कलर का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। कॉपर के एटम है, उनके आसपास इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हुए हैं। इन सब के बारे में ये मशहूर है कि इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, एक्सेप्ट ग्रुप 1। ग्रुप 1 का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता, बाकी सबका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। इनमें स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं and they are very good conductors of electricity because they have free electrons, because they have वाली high बात समझ नहीं आई कि ग्रुप 1 में हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों नहीं होता। और ये आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलें। सर ग्रुप 1 में हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों नहीं होता कि स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं इसलिए। क्योंकि उनके अंदर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करते हैं तो उनके मेटालिक बॉन्ड वीक बनते हैं। सही, समझ गया। यहाँ लिख देता हूँ, ये यहाँ नीचे लिख देता हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड किस बात पे डिपेंड करती है, ताकि आपको जहन में रहे कि ये सेम वही लॉजिक है। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन चार्ज ऑफ आयन। आयन का चार्ज का मतलब है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन।
जैसे अगर किसी में +1 चार्ज है तो उसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, जिसके बाद +2 चार्ज है उसने चार्ज ऑन आयन उसने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। एंड इनवर्सली ऑन आयोनिक रेडियस, और आयन जितना छोटा होगा उतने स्ट्रॉन्ग आपके ये होते हैं बॉन्ड्स, ठीक है। So good. All good. अच्छा, next is your सिंपल मॉलिक्यूल्स। ये सारा नया टॉपिक है, ठीक है। ये इसके बारे में आपने ज्यादा नहीं पढ़ा तो आपने इस पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। सिंपल मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये आपका सारा, इसके आगे मैं लिख रहा हूँ न्यू, ये आपके लिए नया टॉपिक है, ये आपने नहीं पढ़ा। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास 3 चीजें आपने पढ़नी है। एक आपको उसमें इन्होंने कहा है आयोडीन पढ़ लें, ठीक है। दूसरा बकमिनिस्टर फ्लोरीन पढ़ने को कहा है इन्होंने। बकमिनिस्टर फ्लोरीन को C60 भी कहा जाता है। इसमें 60 कार्बन एटम होते हैं। बकमिनिस्टर फ्लोरीन C60, ये 2 हो गए। और तीसरा है आइस, ठीक है, वाटर की सॉलिड फॉर्म, उसकी डिस्क्रिप्शन आपने पढ़नी है। 3 चीजें आपने पढ़नी है। तो अभी मैंने ऊपर सामने आयोडीन ड्रॉ किया हुआ है, सबसे पहले आयोडीन। आयोडीन की डिस्क्रिप्शन ये है कि इट इज सॉलिड containing diatomic molecules of iodine, I2 जिसे आप कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि 2 तरह की बॉन्डिंग होती है। There are 2 different types of bonds present। 2 अलग तरह के बॉन्ड्स होते हैं। कोवेलेंट bonds joins 2 iodine atoms together, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड्स जो कि क्या करते हैं, आयोडीन एटम्स को जोड़ते हैं, आई को जोड़ते हैं। एंड मेक्स I2 का मॉलिक्यूल। एक इसके अंदर बॉन्डिंग होती है जिसमें आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है।
इसके अंदर आपके पास आई से जुड़ा हुआ है, जो ये पर्पल कलर से शो किया मैंने, ठीक है। आई से जो जुड़ा हुआ है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। एक दूसरा बॉन्ड है, सेकंड टाइप of bonds are weak van der Waals forces bonding I2 molecules. ठीक है, दो तरह के बॉन्ड हैं, ये आपने समझना है। एक जो आई और आई को जोड़ के I2 बनाता है वो है कोवेलेंट बॉन्ड, और एक है जो I2 को जोड़कर पूरा आयोडीन बनाता है, दैट इज आपका वैन डर वाल्स फोर्स। ये बात समझ में आई बेटा सबको कि आयोडीन में दो तरह के बॉन्ड कौन से हैं? यस सर। इस वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एज ड्यूरिंग मेल्टिंग और बॉइलिंग और सब्लिमेशन। यहाँ सब्लिमेशन का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि आयोडीन इज सब्लाइम सब्सटेंस, आयोडीन सब्लाइम है। तो चाहे कोई सॉलिड लिक्विड बन रहा हो, चाहे कोई लिक्विड गैस बन रहा हो, चाहे कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस बन रहा हो, अगर वो सिंपल मॉलिक्यूल है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। उसकी वजह ये होती है कि इनको मेल्ट और बॉयल करते वक्त वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस टूटती हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं टूटते हैं, ठीक है। As during melting, boiling or sublimation, weak van der Waals forces, इनका दूसरा नाम भी है, इनको आप इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं। सर जी सर, ये आयोडीन सॉलिड के फॉर्म में भी I2 होता है? आयोडीन जब सॉलिड के फॉर्म में होता है तो वो I2 ही कहा जाता है उसको? आयोडीन सॉलिड में भी I2 होता है, आयोडीन गैस में भी I2 होता है। आयोडीन गैस में क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड तो वहीं का वहीं होता है, क्योंकि I2 जब आप कह रहे हैं तो I2 का मतलब है दो आयोडीन जुड़े हुए हैं जी, तो दो आयोडीन जोड़ने में कोवेलेंट बॉन्ड इस्तेमाल हुआ है, सही है। सही है। पर सॉलिड से गैस इसलिए हो गया क्योंकि वैन डर वाल फोर्स टूट गए हैं। वैन डर वाल जब स्ट्रांग होंगे तो सॉलिड रहेगा, हीट करने पे वैन डर वाल टूटते हैं, इसलिए अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट लो है क्योंकि वैन डर वाल वीक होते हैं। सही 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 सही, समझ गया सर, थैंक यू। सर भाई क्या कह रहे हैं, कोई कुछ पूछ रहे हैं? सर मैं ये पूछ रहा था कि इनकी वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस की ऐसी सब्लिमेशन होती है या आयोडीन की अलग अपनी प्रॉपर्टी है कि वो सबलाइम सब्सटेंस है? आयोडीन की अपनी प्रॉपर्टी है, वैन डर वाल फोर्स से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ओके सर, प्लीज। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या है कि जितने भी सिंपल मॉलिक्यूल्स है ना, ऑल नेक्स्ट वंस एंड फॉर ऑल सबके लिए लिख रहा हूँ, ऑल सिंपल molecules cannot conduct
electricity as they have no free electrons. ठीक है, सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स। अच्छा, मैं ऊपर मेटल के बारे में बताना भूल गया था कि मेटल भी पानी में डिसॉल्व नहीं होते, पर कुछ रिएक्ट करते हैं। ये मेटल्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते, बट सम में रिएक्ट, जैसे ग्रुप 1 मेटल्स पानी से रिएक्ट कर जाते हैं पानी में अगर आप डालें, पर वो डिसॉल्विंग नहीं कहलाता, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने आपको C60 पढ़ने को कहा था, तो ये आपका C60 है, C60 का स्ट्रक्चर है। ये फुटबॉल की तरह होता है, इसमें कुछ पेंटागॉन्स होते हैं, कुछ हेक्सागॉन्स होते हैं, बट हर कार्बन ज्वाइन करता है 3 कार्बन से, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री तो होते हैं जैसे कि ग्रेफाइट में होते हैं, बट वो इस मॉलिक्यूल के अंदर ही होते हैं। इस मॉलिक्यूल के बाद दूसरा मॉलिक्यूल काफी दूर होता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ट्रांसमिट नहीं हो पाती, जो मैंने लिखा ना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, वो इस वजह से लिखा है कि इसमें वैसे मोबाइल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं अगर आप एक मॉलिक्यूल को कंडक्ट करवाएं, पर एक जैसे वाटर है, वाटर में एक मॉलिक्यूल तो नहीं होता ना, पानी के ग्लास में बहुत सारे होते हैं, तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में कोई कनेक्शन नहीं होता, गैप होता है, समझे, वायरिंग ब्रेक हुई भी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूस फ्लो में नहीं होते। इस पूरी फुटबॉल के अंदर 60 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हर एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, और जो दूसरी बराबर में फुटबॉल होगी, एक ये तो मैं आपको एक दिखा रहा हूँ ना, इसमें बहुत सारे होंगे, उसका और इस फुटबॉल का कोई कनेक्शन नहीं होगा, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन वहां फ्लो नहीं कर सकेंगे, इसलिए आप इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता। अब ये बना हुआ किस तरह है? तो पहली बात ये एक एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का, जैसे डायमंड एंड ग्रेफाइट है। ऑल्सो एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, just like diamond and graphite, but not a giant molecule. ये डायमंड ग्रेफाइट की तरह है, पर जाइंट मॉलिक्यूल नहीं, सही है। इन दिस मॉलिक्यूल 60 कार्बन एटम्स are bonded together by strong covalent bonds, and each carbon is bonded with 3 others, ठीक है। इसके अंदर भी आपको 2 तरह के बॉन्ड मिलेंगे, क्रिएट C, इससे क्या बनेगा, C, ऐसा करने से C60 का मॉलिक्यूल बन जाएगा, C60 मॉलिक्यूल, ठीक है। another bonds are weak van der Waals। एक और तरह के बॉन्ड होंगे जो वीक वैन डर वाल्स बॉन्ड्स होंगे, which bonds different C60 molecules together। देखें, एक बॉन्ड है जिसका ताल्लुक है एटम्स को जोड़ के मॉलिक्यूल बनाना, उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। एक बॉन्ड है जिसका ताल्लुक है मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखना, उसे हम वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं, वो वीक होती है, इसलिए इसका नाम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वैन डर वाल्स का दूसरा नाम ही होता है कि मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, इंट्रा एटॉमिक फोर्स नहीं होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स।
वैन डर वाल्स फोर्स होती है। C60 इज अ लिक्विड, C60 लिक्विड होता है, इज अ लिक्विड, ये लिक्विड होता है एट RT3, रूम टेम्परेचर प्रेशर पे इट्स अ लिक्विड। इन सब में क्या होता है, इन सब में कॉमन बात ये चल रही है कि इन सब में दो तरह के बॉन्ड्स चल रहे हैं, एक जो एटम्स को जोड़ते हैं और एक जो आपके मॉलिक्यूल्स को जोड़ते हैं। सब में यही लॉजिक है सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर। इससे पहले सब में एक टाइप के बॉन्ड्स थे, यानी कि ये जो आपके जाइंट आयनिक बॉन्ड है उनमें ओनली वन टाइप ऑफ बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। जाइंट कोवलेंट में ओनली वन टाइप ऑफ बॉन्ड है, मेजॉरिटी में सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड, ग्रेफाइट को छोड़ के। सैंड में सिर्फ एक टाइप का बॉन्ड है, मेटल्स में सिर्फ एक टाइप का बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड। पर सिंपल मॉलिक्यूल में होते ही दो टाइप के बॉन्ड है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है जो कि एटम्स को जोड़ के मॉलिक्यूल बनाता है, और एक इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है जो फिर मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं इनके अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। और ये जो मैंने लास्ट कॉलम था ये मैंने सबके लिए लिख दिया था कि तीनों कॉलम सबके लिए सेम है। दो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मोस्टली इनसॉल्युबल। सिर्फ आपने इनके स्ट्रक्चर और डिस्क्रिप्शन पढ़नी थी। अब मैं आइस की स्ट्रक्चर एंड डिस्क्रिप्शन कंप्लीट कर रहा हूँ। तो पहले तो आप ये समझ लें कि यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन में वाटर मॉलिक्यूल शो किया हुआ है, ठीक है। अब गौर से देखें, द डायग्राम शोज H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। डायग्राम में H2O मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। रेड इज ऑक्सीजन एटम, रेड ऑक्सीजन एटम है, एंड स्मॉल वाइट आर हाइड्रोजन्स। छोटे जो वाइट हैं वो हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करें ब्लू लाइन्स को। These are intermolecular forces bonding H2O molecules together। पहले तो क्या है, H2O का एक मॉलिक्यूल है, रेड इज ऑक्सीजन एटम, स्मॉल वाइट आर हाइड्रोजन्स बॉन्डेड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। फिर ऑब्जर्व एन अदर बॉन्ड shown by blue lines। These are intermolecular forces। इन intermolecular forces का नाम वेन डर वाल नहीं है, इन्हें हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। These are called हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इनका काम है कि ये वाटर मॉलिक्यूल में को आपस में एक दूसरे से बॉन्ड करके रखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूँ ताकि आपको समझ में आए। समझ में आ रहा है बेटा वो आइस किस तरह बनी हुई है? यस सर। जी सर। सही है। तो these are your complete notes जो कि मैं अभी यहाँ सेव कर रहा हूँ। जी बेटा। ये मिस्टर फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन है वो नहीं समझ आई, वो आपने समझा दें।
किसकी इलेक्ट्रॉन, किसकी बेटा? C60 फ्लोरीन। C60 को आप समझे आपके पास एक फुटबॉल है, उस तरह का C60 है, ठीक है। उस फुटबॉल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है क्योंकि उसके अंदर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। अब फर्ज करें आपके पास एक कमरा है, उस कमरे के अंदर आपके पास जो दीवारें हैं ना, दीवारें ये जो हैं आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स हैं, ठीक है। आपके इस कमरे में एक फुटबॉल पड़ी हुई है तो वो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी कंडक्ट कर पाएगी। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, एक सेकंड, डायग्राम से आप समझ पाएंगे, ऐसे समझाना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ देखो बेटा, फर्ज करो ये आपके पास, पहले तो मैं बैटरी बनाऊँ, ये आपके पास एक बैटरी है, ठीक है। जैसे घर में बैटरी होती है, आपके बैटरी का पॉजिटिव वायर है, या आपकी बैटरी का नेगेटिव वायर है। आपने तार ली और ये तार ली और आपने मेटल से ज्वाइन किया, मेटल से, दिस इज अ पीस ऑफ मेटल। जैसे आप मेटल से ज्वाइन करते हैं, अगर यहाँ बल्ब लगा हुआ है तो वो बल्ब जल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फौरन से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं नेगेटिव से, और वो यहाँ मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को, मेटल के इलेक्ट्रॉन जो कंटिन्यूस होते हैं एक के बाद एक पुश करते हैं आगे, और फिर मेटल के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दोबारा वायर से इसको जलाते हुए बल्ब को पॉजिटिव वायर में चले जाते हैं। ये पढ़ा है आपने, समझ में आई ये बात? यस सर। अब फर्ज करो इस मेटल के अंदर से मैं इलेक्ट्रॉन्स को मिटाऊं, यहाँ पे बीच में तुम्हारे पास अलग अलग फुटबॉल्स लगाऊं C60 की, एक फुटबॉल, दूसरी फुटबॉल यहाँ दूर, तीसरी फुटबॉल यहाँ दूर, चौथी फुटबॉल यहाँ दूर, पांचवी इस वायर पे लगी हुई है, एक इस वायर पे लगी हुई है। तो जब इस वायर में ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन्स आए, यहाँ आए, यहाँ के बाद यहाँ कैसे अगले पे कैसे जाएंगे? गैप है ना बेटा बीच में, ये गैप है, सारे गैप्स हैं, गैप है सारे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कैसे जाएंगे? सॉलिड तो है नहीं, वो लिक्विड होता है, लिक्विड में पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं। एक पार्टिकल ने अगर इलेक्ट्रॉन ले लिए तो दूसरा पार्टिकल उससे बहुत दूर है, उसको कैसे भेजेगा वो इलेक्ट्रॉन्स? ओके सर, समझ गया। ठीक है भाई, चलें, आज की क्लास यहीं तक है। ये नोट्स जो हैं मैं आपको अभी अभी हाथ के हाथ सेंड कर रहा हूँ। अच्छा, आपका ग्रुप कहाँ गया भाई? B23 यस, X22 हो यार। यार ग्रुप में मैसेज करना, कोई ग्रुप ऊपर आए, एक बच्चा कर दे। अच्छा, B23 डाल तो रहा था, सर्च हो गई। अच्छा जी, तो क्या नाम है, डेस्कटॉप पे कहाँ पड़ा हो? डेस्कटॉप में टाइप ऑफ बॉन्डिंग, ये मैंने आपको सेंड कर दिया। ठीक है, इससे आपने नोट बना के पढ़ना है। चलें, आज यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये पढ़ कर आइएगा, आई डोंट थिंक इतना मुश्किल है। सही है, अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज वगैरह सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर।